और नहीं अगर हम लोग फिजिकल काम करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो लंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। उसका जो कैपेसिटी है वो कम होने लगता है एयर को स्टोर करने का या एयर इनहेल करने का, तो सीधा प्रभाव पड़ता है स्टेमिना। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो एक तो डिस्कस किया है नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में ब्रेन से कंट्रोल होता है। 3 रेस्पिरेटरी सेंटर, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर बिलो द सेरेब्रम यानी बोन्स में, सेरेबेलम बोन्स में, और 2 मेडुला ऑब्लोंगाटा, डोर्सल एंड वेंट्रल। डोर्सल सेंटर को इंस्पायरेटरी सेंटर कह सकते हैं और वेंट्रल सेंटर को एक्सपायरेटरी सेंटर। 2 सेकेंड इनहेलेशन, 3 सेकेंड एक्सहेलेशन। टोटल ब्रीदिंग में 5 सेकेंड। दैट्स व्हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग इज 12 to 15 per minute होता है। 15 फीमेल में होता है। अब उसके बाद हेरिंग ब्यूबर रिफ्लेक्स सेंटर का ज्यादा ऐसे तो ट्रैकिया का वॉल में स्ट्रेचिंग होगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है और वो इनहिबिटरी इंपल्स भेज देता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर की, सॉरी डोर्सल सेंटर को काम करना। उसी तरह ये पल्मोनरी वॉल्यूम कैपेसिटी देखा और एक ही चीज डिस्कस किया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो एयर एल्वियोलर एयर होता है उसमें नॉर्मली PO2 होता है 104 mmHg और PCO2 is 40 mm of Hg और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 46 mm 40 mm of Hg and PCO2 46 mm of Hg. Exchange of gases according to the difference of partial pressure. अब NCERT में आप देखिएगा, जब अभी देखिएगा उलट के, तो NCERT में दिया होगा कि पेरिफेरल सर्कुलेशन में PO2 95 to 96 mm of Hg। वो इसलिए कि जब यहाँ को एक्सचेंज होगा लंग्स में, अल्वेलाई में, अल्वेलाई से वो एयर बाहर आएगा तो लंग से बाहर आएगा ब्रोंकाई ट्रैकिया वगैरह से, या जो ब्लड लेके आ रहा है उस ऑक्सीजन ब्लड को पास करेगा ब्रोंकाई ट्रैकिया और दूसरे टिश्यू से, और जब तक वो हार्ट में पहुंचेगा और हार्ट से बॉडी को पंप होगा पेरिफेरल सर्कुलेशन में, तब तक बहुत सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका होगा रास्ते में, जो रास्ते में जो टिश्यू जिनसे ब्लड गुजरा है वो ऑक्सीजन ले चुका है। इसलिए पेरिफेरल सर्कुलेशन में PO2 is 95 to 96 so NCERT given। लेकिन अगर अल्वेलाई में देखेंगे तो इट इज ऑलवेज 104 mm of Hg। और अब हम लोग इसमें 2 मिनट लेंगे, डेड स्पेस की बात है। तो 500 ml एयर हम लोग इनहेल किए, लेकिन 500 एयर जो इनहेल किया उसमें सिर्फ 350 ml पहुंचा अल्वेलाई में। Only 350 ml air enters into the alveoli for exchange of gases। तो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो अवेलेबल वॉल्यूम है वो 350 है। 500 में 150 ml रास्ते में रह गए। रास्ते में कहाँ पे? ट्रैकिया में या ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में, उन सब के टिश्यू में रह गए फंस के। और ये सब जो स्पेसेस हैं विद इन द ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, इन सब के अंदर जो एयर मौजूद है, each spaces are called dead space। Dead space इसलिए the air present in this each spaces is not available for the exchange of gases। उसका गैसेस के एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है, वो तो रास्ते में ही रहे। और पहुंचा कितना? 350 में। अब फिर जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ लंग्स में और ये 350 ml एयर बाहर आया, तो रास्ते में फिर 150 ml जो ट्रैप हो गया था डेड स्पेस में वो 7 हो गया। तो फिर जब सांस छोड़ेंगे तो निकलेगा 500। तो ये नहीं समझना कि 500 ml एयर दिया और सीधा लंग में पहुंच गया और सबसे ऑक्सीजन डिफ्यूज कर गया ब्लड में। 150 ml तो रास्ते में रह गया ऑक्सीजन में, वो तो मिला ही नहीं ब्लड। और चूंकि वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो जिस स्पेस में फंसा हुआ उसको कहते हैं डेड स्पेस। अब अगर किसी पर्सन में डेड स्पेस का एरिया बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है उसको ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाएगा, कोई इंफेक्शन वगैरह हो गया तो ट्रीटमेंट करना होगा उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक्चुअली जो मेन पार्ट स्टार्ट होता है फिजियोलॉजी का वो अगले क्लास में करेंगे।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, O2 ट्रांसपोर्टेशन, उसमें हीमोग्लोबिन एसोसिएशन डिसोसिएशन डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन से। उसके बाद उसी में हम लोग ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये CO2 का ट्रांसपोर्टेशन देखिएगा, तो वहां भी हम लोग एक्सचेंज देखेंगे CO2 का, और फिर बोर्स और हॉल्डिंग्स इफेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फिजियोलॉजी भी अब स्टार्ट, थोड़ा सा ये सब वेंटिलेशन का पता है, अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।